अक्टूबर 20 को ही, ये तारीख आपको दिख रही हो या नहीं दिख रही हो मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर आपको ये न्यूज जरूर दिख रही होगी जिसमें लिखा है कि पंजाब पासेस इट्स ऑन 3 एग्रीकल्चर बिल। पंजाब सरकार ने अपने 3 कृषि विधेयक पारित कर दिए। तो भाई अब आपने अपने विधेयक पारित कर लिए तो फिर भी पंजाब का किसान दिल्ली क्यों आ रहा है ना तकनीकी बात। और तकनीकी बात है, और इस तकनीकी बात में पंजाब के जो सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनने तो यह तक दावा किया था कि हमारे बिल पास करने से किसान खुश हो गया है और वो जल्दी ही पटरी पे से उठ जाएगा, सड़कों को छोड़ देगा और किसान जो है वो प्रॉपर तरीके से खुश हो गया है। लेकिन फिर भी किसान नहीं माने, यानी कि ऐसी कोई मांग जो पंजाब सरकार ने मान ली और वो केंद्र से अब मनवाना चाहते हैं। क्या है आफ्टर ऑल मसला? यहां आता है भारत का संविधान आड़े। क्या आता है अब वो समझिए मेरे प्यारे साथियों। याद होगा, और मैंने आपको पूरा डिटेल में ये मुद्दा सिखाया था, मैंने बताया था कि बेटा पंजाब सरकार केवल पॉलिटिक्स कर रही है, वास्तविकता से परे है, जो किसानों को समझ में आ गई है। दोबारा से सुनिएगा, आप पहले ये समझिए कि कोई भी बिल पास कैसे होता है, मैं आपको वो बताता हूं। पहले उस प्रक्रिया को समझिए, फिर पंजाब के किसान क्यों नाराज हुए वो समझिए, पंजाब के किसानों को क्यों एक प्रकार से अपनी तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर तो सरकार की तरफ दिखा दिया लेकिन अभी तक खुश नहीं हुए। पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं, फिर मैं बिल तक लेके चलूंगा। बिल का मतलब वो चूहे वाला बिल नहीं, उस बिल तक जो कि विरोध हो रहा है। आइए मेरे प्यारे साथियों चर्चा करते हैं। एक बार सभी साथी जल्दी से सेशन कर दीजिए शेयर को। आइए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए, पहले मैं आपको राज्य के हिसाब से समझाता हूं। मान लीजिए कि कोई राज्य है, लेट से राज्य का नाम है पंजाब। अब पंजाब राज्य को कोई बिल पास करना है। बिल यानी कि कोई बिल का मतलब हुआ कोई भी ऐसा आदेश पारित करना है जिसे कि अल्टीमेटली एक कानून का दर्जा दिया जा सके, यानी एक्ट बनाया जा सके। बिल बनने के लिए क्या होता है साथियों कि ये मान लीजिए कि एक हाउस है जिसे कि आपने विधानसभा कहा है, और इस विधानसभा के अंदर, यानी कि आप इसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो लोग बैठते हैं उन्हें आप एमएलए कहते हैं। जो लोग यहां बैठे होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं। अब आपने क्या किया, आपने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव क्या रखा? जैसे मान लीजिए कि अपन एक प्रस्ताव रखते हैं कि भाई पंजाब के अंदर एक प्रस्ताव रखा गया कि यहां का जितना भी युवा है उस सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। ये एक प्रस्ताव है। अब सोचते हैं एक बार काश ऐसा हो जाए। तो ये प्रस्ताव साहब लेजिस्लेटिव असेंबली में गया। यहां पर मेरे प्यारे साथियों 2 सदन होते हैं, पक्ष और विपक्ष। सदन नहीं है, 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष और एक विपक्ष। पक्ष का मतलब होता है जो सरकार में है, यानी जो बहुमत में है, और विपक्ष जिनके पास में मेजॉरिटी नहीं थी इसलिए वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। जिनके पास संख्या बल ज्यादा है वो इस प्रस्ताव को पास करवा सकते हैं। प्रस्ताव को जब पास करवाया गया तो ये प्रस्ताव यहां से बाहर, जब यहां पूरी डिबेट होने के बाद में इसको एग्री कर लिया गया तो ये बाहर निकला बिल बन करके, है ना, कि भाई साहब चलिए हम एक बिल के रूप में, प्रस्ताव को बिल के रूप में भी ले आते हैं, इसको बिल भी बोलते हैं, रेजोल्यूशन हो बिल हो, ये आ गया। अब साहब ये बिल एक्ट कैसे बनेगा? तो एक्ट बनने के लिए मेरे प्यारे साथियों इसे जाना होता है गवर्नर के पास। किसके पास जाना होता है? गवर्नर के पास। गवर्नर के पास जब ये एक्ट जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बिल जाएगा, तो गवर्नर के पास में 4 काम हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 200 के तहत, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 200 के तहत गवर्नर के पास 4 काम होते हैं इस बिल के साथ करने के लिए। पहला काम, यहां का गवर्नर क्या कर सकता है? पहला काम कर सकता है कि वो बिल को परमिशन दे दे, यानी कि बिल पास कर दे, बिल पास कर दे। पहली बात, ओके सर। दूसरी बात, बिल को पास ना करे और बिल को पास ना करके अपने पास होल्ड कर ले, होल्ड कर ले, अच्छी बात है सर। तीसरी बात, बिल को लौटा दे, बिल लौटा दे। लौटाने का मतलब हो गया, मतलब कि एक प्रकार से रिटर्न कर दे कि नहीं भाई एक बार दोबारा से रीथिंकिंग कर लो, है ना। अच्छा, चौथी जो चीज है ना यही आपको समझनी है, और वो है कि राष्ट्रपति के पास भेज दे, के पास भेज दे। अब ये जो पॉइंट है ये कहां पर आया? आप लोगों के अनुच्छेद 200 के तहत आया। 4 काम कर सकता है राष्ट्रपति। क्या क्या कर सकता है? दोबारा सुन लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहां पर देखिए, बिल पास कर दे पहला तरीका, दूसरा बिल को होल्ड कर ले, तीसरा बिल को लौटा दे, चौथा राष्ट्रपति के पास भेज दे। अब पंजाब सरकार ने जो बिल पास किए वो यहां से तो पास हो गए। अब आपको पूरा मुद्दा समझ में आ जाएगा। देखो यहां लेके चल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों कि सरकार
जो मतलब किसान है वो आफ्टर ऑल सरकार के खिलाफ यानी केंद्र सरकार के खिलाफ है। क्यों इस प्रकार से किसानों को सड़कों पर देखा जा रहा है? कोरोना के डर से भी किसान प्रताड़ित नहीं है, वो इस चीज से डर रहा है कि सरकार जिसको ऐतिहासिक निर्णय बता रही है कहीं वो अपने आप में किसानों के लिए कोरोना से भी भयानक ना हो जाए। इस कारण देश का किसान सड़कों पर है और सड़कों पर उतर के वो सरकार के विरोध में नारे लगा रहा है। तो अब बड़ा सवाल बनता है कि ऐसा हुआ क्या? तो मेरे प्यारे साथियों, आज से 1.5 महीने पहले की बात है, भारत सरकार के द्वारा 3 बिल पास किए गए और उनको कहा गया सेंटर फार्म्स लॉ। और उन 3 बिलों में जो पहला बिल पास किया गया वो था कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सारी बातें मैं एक एक करके आपको अच्छे से समझा रहा हूं। ये याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछा जाने वाला यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी जो बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम है उनके अंदर तो डिटेल में लिखवा करके पूछेगा ये प्रश्न को। बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे प्यारे साथियों। पहला सवाल है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य बिल, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा पास किया गया। अच्छी सर बात है। अब सर पास किया गया तो इसके अंदर कौन सी ऐसी बात है जिसको सरकार कह रही है लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं? जैसे यहां पर किसानों को डर लगता है इस व्यापार और वाणिज्य बिल के अंदर। डर क्या है कि इसके कारण एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा और किसान अगर मंडियों के बाहर सामान को बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। आइए मैं आपको 2 बातें समझाता हूं। पहली चीज क्या होती है एमएसपी, और दूसरी चीज मंडियों के खत्म होने का डर किसान को क्यों लग रहा है। मेरे प्यारे साथियों, भारत में किसानों की आय को एक प्रकार से संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए हमेशा से एक प्रयास जारी रहा। देखिए एक बात समझिएगा, भारत में मूल्यों के अंदर उतार चढ़ाव कैसे आता है? डिमांड और सप्लाई के आधार पर। भाई एकदम सप्लाई बढ़ गई तो दाम नीचे गिर जाते हैं। जैसे फसल का जो समय होता है, जैसे मान लीजिएगा कि अभी खरीफ की फसल गई है, अब रबी की फसल बुवाई हो चुकी है, ये मार्च में आएगी, तो खरीफ की फसल बिकने के लिए किसान मंडी में गया, बहुत सारा किसान अपना सामान लेके मंडी में पहुंचा। अब साहूकार ने कह दिया कि मुझे तो जरूरत ही नहीं है। भाई ये थोड़ी है कि साल में आपको 1 ही महीने भूख लगेगी, आप 1 महीने में लेकिन सामान लेके पहुंच गए। किसान के साथ साहूकार ने मना कर दिया कि जाइए हमें जरूरत ही नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो व्यापारी अपना सामान 2000 रुपए में गेहूं की बोरी बेचता, वो अब अपने सामान को कहता है साहब ले लो, मैं भी ले जाके कहां रखूंगा। ऐसी स्थिति में संभव था कि वो 2000 का सामान 1000 में बेच जाता, 500 में बेच जाता कि ले जाओ। ऐसी स्थिति में किसान के साथ बुरा होता। इससे बचने के लिए भारत सरकार ने एक उपबंध कर रखा है जिसे कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका अर्थ यह है कि मार्केट में कितनी भी बंपर पैदावार क्यों ना हो जाए, लेकिन किसान को एक न्यूनतम मूल्य जरूर मिलेगा जो कि किसान के समर्थन में होगा। यानी कि उसके लिए एक नियत रेट फिक्स कर दी कि इतना तो तुम्हें प्राप्त होगा ही, चिंता मत करो। अर्थात अब ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए किसान फसल बेचने आया, साहूकार ने कहा मेरे पास जरूरत नहीं है, तो आप जाकर के उस कृषि उपज मंडी में जहां आप फसल बेचने आए हैं वहां जाकर के सरकारी काउंटर पर अपनी फसल को सरकार के द्वारा निर्धारित की गई कीमत पर, जो कि सामान्यतया किसान की लागत से अधिक होती है। मान लीजिए किसान ने जो पैदा किया है सामान वो 1000 रुपए में पैदा किया था, तो किसान की लागत से अधिक लगभग 1500 रुपए सरकार के द्वारा रेट फिक्स की हुई होती है ताकि सरकार को यह लगे कि भाई किसान का नुकसान नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में वो कोई सामान ना खरीदे तो वहां बेच सकता है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? तो एमएसपी क्या है? सरकार के द्वारा। अब आप पूछेंगे कि सर ये कौन निर्धारित करता है? केंद्र सरकार की एक संस्था है जिसे आप CACP कहते हैं, ये इसको निर्धारित करती है। फिर आप पूछेंगे सर भारत में कितनी फसलों को यह सुविधा प्राप्त है? 23 फसलें हैं जिन्हें यह सुविधा प्राप्त है न्यूनतम समर्थन मूल्य की। तो अब आप पूछेंगे कि मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि सरकार एक तरफ कह रही है कि फसलों को आप ले जा करके कहीं भी बेच सकते हैं, तब सब किसान पूछ रहा है कि आप कहीं भी बेचने की इजाजत दे रहे हैं, दैट मींस आप मंडी में बेचने की इजाजत नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि मंडी में बेचो तो बेचो, नहीं तो कहीं भी बेचो, आप राजस्थान में बेचो, हरियाणा में बेचो, बिहार में बेचो, पंजाब में कहीं भी जाना है। तो बोले अब तक क्या होता था? अब तक यह होता था कि जहां फसल पैदा हुई उसी के निकटतम मंडी में आपको बेचना पड़ेगा, लेकिन अब सरकार ने किसानों को मुक्त कर दिया। जहां दाम
अच्छे मिले वहां बेचो। किसान का कहना है कि पहली बात तो ये बताओ, मेरा खेत छोटा सा है, 70% किसान तो ऐसा है जिसके पास 1 हेक्टेयर भी भूमि नहीं है, वो फसल को लेके कहां हरियाणा और पंजाब घूमेगा भाई? ऐसी स्थिति में उसकी फसल को खरीदार कहीं और जाके मिले, इससे अच्छा है कि वो मंडी में ही बेच ले। तो सरकार के कारण लोगों को डर ये है कि कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे हो कि आने वाले समय में हम मंडी बंद कर देंगे, इसलिए तुम्हें जहां बेचना है बेचो। इस समय पर इस बिल के एवज में किसान सरकार से मांग करता है कि आप हमें या तो ये लिखित में गारंटी दे दो कि एमएसपी खत्म नहीं हो रहा, कि भाई जब तुम 3 बिल पास कर सकते हो तो एक बिल और पास कर दो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है? उसमें लिख दो कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, हम सारे वापस चले जाएंगे। लेकिन तुम्हारी नीयत में खोट है, तुम चाहते हो कि एमएसपी खत्म हो, इसलिए तुम इतने बड़े किसान आंदोलन को भी देख नहीं रहे हो, क्योंकि तुम्हारी अंतिम मंशा यह है कि किसान अपनी फसल को इस प्रकार से बेचे कि प्राइवेट कंपनियों को उसका लाभ हो जाए। मुद्दा समझ में आ गया? तुम्हारी दूसरी मंशा है कि किसान जो है वो तंग आकर के सस्ते दामों पर बेच जाए। तीसरी मंशा तुम्हारी यह है कि मंडियां समाप्त हो जाएं। अब सरकार ने तर्क क्या दिया? सरकार ने कहा कि देखो, ना तो एमएसपी खत्म होगा, लेकिन लोग कह रहे हैं गारंटी में लिखित में दो। तो भाई सरकार ने कहा कि जब हम मंडी बंद ही नहीं कर रहे तो एमएसपी की गारंटी क्यों दें? तो किसानों का कहना है कि जो चीज उपयोग में नहीं रहती तुम वैसे ही बंद कर देते हो। जो तुमने बीएसएनएल का हाल कर दिया, एयर इंडिया का हाल कर दिया, उनकी स्थिति ऐसी कर दोगे कि वहां पर कोई लोग जाएंगे नहीं। फाइनली तुम कह दोगे कि मंडियां बंद हैं। तो भाई तुम्हारी नीयत में खोट है, पहले हमें लिखित में गारंटी दो। पहला मुद्दा तो हो गया ये। अब चलते हैं दूसरे मुद्दे के पास। दूसरा मुद्दा क्या है जिसका विरोध हो रहा है? दूसरा मुद्दा यह है मेरे प्यारे साथियों कि सरकार ने एक दूसरा बिल पारित किया जिसमें लिखा है कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन बिल। इसमें क्या है? इसमें क्या किया गया है मेरे प्यारे साथियों? सेवा कर। इसमें क्या कहा गया है कि किसानों से कहा गया है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे यहां पर तुम्हें नई प्रकार की टेक्नोलॉजी चाहिए, तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तुम्हें बाहर का निवेश चाहिए, तो इसके लिए तुम्हारे साथ लोग आके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकेंगे। आप में से कई लोग तो जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे सरल रूप से समझा सकता हूं। आप ऐसे समझिए जैसे अपन लोग घर बनवाते हैं तो किसी ठेकेदार से बनवाते हैं ना, रहते अपन है लेकिन ठेकेदार उस मकान को बना जाता है, लेकिन ठेकेदार कई बार माल में घपला कर देता है, पैसे ज्यादा के ले लेता है, माल खराब लगा देता है ना। ऐसे ही सरकार कह रही है कि अब ठेकेदारी पे आप अपनी खेती कर सकते हैं। फिर वही बात, किसानों का कहना है कि भाई साहब एक बात बताओ, हमारे देश में 70% से छोटा किसान ऐसा है जो खेती करके ही खुद का रोजगार भी कर रहा है, खेती करके ही वो अपने लिए काम भी कर रहा है और फसल पैदा कर रहा है, यानी वो तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर नहीं पाएगा। लेकिन हां ये जरूर है, एक बार उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसकी सुनवाई के लिए उसके पास समय कहां है? आपके मुल्क के अंदर तो 20-20 साल केस की सुनवाई में लग जाते हैं सर। 25 साल बाद तो किसी निर्दोष व्यक्ति को आप रिहा करते हो, तो ऐसी स्थिति में वो केस की सुनवाई कहां करने जाएगा? अब सरकार तर्क देती है चिंता मत करिए, भारत के अंदर 10,000 से अधिक फार्मर्स ने अपने एसोसिएशन बना लिए हैं, छोटे छोटे फार्मर्स ने अपने ग्रुप बना लिए हैं। आप ग्रुप में आकर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए। अरे भाई हमारे यहां पर पड़ोसी के साथ में पड़ोसी अपनी खेत की डौल साझा नहीं करता, वो उसमें भी कट लगा लेता है और तुम कह रहे हो ग्रुप में साझा करो। अंग्रेज हो क्या? हमारे देश में नहीं हो सकता है ये सब। तो ये इस चीज को लेकर के किसान विरोध कर रहे हैं, फार्मिंग का कल्चर लेके आना चाहते हो। अगेन ये अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाएगा, इसमें छोटे किसानों को नजरअंदाज किया गया है और बड़ा किसान वैसे भी इतना मोटिवेटेड है और इतना इंटेलिजेंट है कि वो खुद का काम खुद कर लेता है। तो भाई हमको नहीं चाहिए ये। तीसरा बिल जिसका विरोध हो रहा है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। ये क्या है इसके अंदर समझिए मेरे प्यारे साथियों। सामान्यतया भारत के अंदर सरकारें प्याज का भाव बढ़ने से गिर जाती हैं। प्याज का भाव बढ़ा, सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, नारे लगने लग जाएंगे। तो आलू, टमाटर, प्याज, नेशनल ग्रीन मिशन के अंदर इसे टॉप फसलें कहा गया, टोमेटो, अनियन और पोटैटो। ये कहा गया कि इनके दाम नहीं बढ़ने चाहिए, ये बहुत समय से चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जनाब होता क्या है कि भारत के अंदर जब देखो मौसम चेंज होता है, प्याज का भाव बढ़ गया, कभी आलू का भाव बढ़ गया, कभी टमाटर का, कहीं टमाटर 1 रुपया किलो सड़क पे फिका हुआ फिर रहा होता है और कहीं टमाटर मंडी में भी नहीं दिख रहा होता है। तो ये हालत ऐसी होती है कि भारत के अंदर आए दिन परिस्थितियां बिगड़ती हैं। सरकार का दावा क्या होता है? सरकार कह रही है कि हमने, अच्छा सरकार ने क्या किया, अब ध्यान से सुनिएगा, इन दो परिस्थितियों को समझना, सरकार की जो मंशा है ये आपको भी समझ में आ जाएगी। देखो भाई, सरकार ने नियम बनाया कि हम लोग काम ऐसा करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हो भाई? कि हम लोगों ने, पहले वाली स्थिति बताता हूं फिर अब वाली बताऊंगा। पहले क्या होता था,
आलू, टमाटर, प्याज जैसी जो फसलें हैं या दाल है या फिर सीड्स हैं, इन सब का आप अपने पास में स्टॉक नहीं कर सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? स्टॉक नहीं कर सकते थे, यानी अपने पास इकट्ठा करके नहीं रख सकते थे, क्योंकि यह माना जाता था कि अगर फसलों का किसी ने स्टॉक कर लिया तो वो स्टॉक इसीलिए कर रहा है ताकि व्यापार बाजार में उसका मूल्य बढ़े। तो बाजार में मूल्य बढ़े और जब दाम बढ़ जाएगा तब मैं उस फसल को अपने मार्केट में रिलीज कर दूंगा। ऐसा सामान्यतया करना अलाउ नहीं था जब तक सरकार के द्वारा इस विधेयक में संशोधन नहीं किया गया। सरकार ने अब संशोधन करके यह अलाउ कर दिया है कि किसान अपने पास में आलू, प्याज, तेल की फसलें, रेप सीड और जितना भी सीड जो भी है उन सब का संग्रह कर सकता है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यह निकला कि किसान चाहे तो रेट बढ़ा सकता है मार्केट की और जितना पैसा चाहे उस हिसाब से माल बेच सकता है। तो अब आपको लगेगा सरकार कितनी हितैषी है, कितना अच्छा सोच रही है सरकार जनता के बारे में, किसानों के बारे में कितना अच्छे से सोच रही है। किसानों का कहना है कि सुनो, आपकी बात तो सही है कि हम स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन जनाब एक बात बताइए, हम फसल, फिर वही बात, 70% किसान ऐसा है जिसके पास फसल इतनी ही पैदा होती है कि अगर वो उसे तुरंत जाके ना बेचे तो खाने के लिए भोजन नहीं की व्यवस्था हो पाएगी। इसका मतलब आप फिर से उसके बारे में नहीं सोच रहे। आपने किसके बारे में सोचा? आपने सोचा बड़ी कंपनी के बारे में, विदेशी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है आप उनके बारे में सोच रहे हैं। कैसे? कि वो फसलों को मार्केट से परचेज कर लेंगी, अपने पास में उसको स्टॉक कर लेंगी और जब दाम बढ़ने लगेगा तो उच्च दामों पर वो उस फसल को बेच पाएंगी। फिर से आपकी नीयत में खोट है, क्योंकि आप ये करके आप हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, आप देश के साथ जाति कर रहे हो। तो किसानों का कहना है कि आप इस प्रकार से हमारी फसलों को गलत तरीके से इकट्ठा करवाओगे और उसकी कालाबाजारी करवाओगे। फिर आप पूछोगे सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है नहीं जी, ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कानून बनाना हमारे हक में है। हम जब चाहेंगे नियम बदल देंगे। नियम बदल देंगे से मतलब क्या हुआ? हम कह देंगे कि जैसे ही मार्केट का भाव 50% से ऊपर बढ़ा, अगर आलू 100 रुपए किलो बिक रहे थे तो 150 रुपए किलो से ऊपर जैसे ही हुए, हम तुरंत उसे आवश्यक वस्तु की लिस्ट में डाल देंगे, एसेंशियल सूची में डाल देंगे और तुरंत उसकी कालाबाजारी रोक देंगे। यानी कि आप फिर से वही चोर पकड़ की पुलिस, चोर पुलिस वाला गेम खेलोगे, ऐसा कहना है किसानों का। तो इन तीनों मुद्दों का जमकर विरोध हो रहा है। किसानों ने यहां पर प्राथमिकता से जो अपनी मांगे रखी हैं उसमें यह है कि एमएसपी का लिखित में आश्वासन दे दो, मंडियों को खुलने की हमें जानकारी दे दो, मंडियां खुलेंगी। और रही बात ऐसी कि आवश्यक संशोधन हमारे लिए किया है, इसे बंद कर दो, इससे किसानों को नुकसान नहीं, आम जनता को नुकसान है। बताइए, अगर आपको यह पूरा मुद्दा